हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना यूट्यूब चैनल की लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज का लेक्चर है हमारा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल उस्मा सिविल एकेडमी पर एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमारी आज का लेक्चर नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। कल हमने अपना स्टोन एज पाषाण काल के ऊपर अपना चैप्टर को, अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज पढ़े हैं। आज के इस टॉपिक में भी हम 50 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। इस एमसीक्यूज में सबसे नंबर 1 पे हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वह अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सभ्यता उसी नदी के किनारे बसी थी। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो वह हुई थी 1921 में। पंजाब में हड़प्पा गांव 1921 में ये सभ्यता पहली बार खोजी गई थी और पंजाब अब पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राकलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, जो मृतकों का टीला कहलाता है, तो वह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, संस्कृत में मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। एक मिनट, आज के तबियत ठीक नहीं है, जुकाम सा हो रहा है, पर जो काम है वो तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 5 है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है, तो वह है चित्रकात्मक लिपि। चित्र लिपि, इसकी लिपि अब तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं जा सकी है और ये जो लिपि है वो चित्रों पर ही आधारित होती है। मतलब चित्र टाइप के संकेत बने होते हैं, ऐसे एरो बना है, ऐसे कुछ बना है या कुछ ऐसे टाइप का, ठीक है, इस टाइप के ही चित्र बने हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आंसर है अपना ऑप्शन सी लोहा। हड़प्पा काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा लोथल नगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, तो किस चीज के लिए था बंदरगाह के लिए। जब मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगी ना तो उसमें मैं आंसर नहीं लाया करूँगी, तो मेरे आंसर आ जाते हैं। मैं ठीक है लाइव क्लास में नहीं लाऊंगी। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी बंदरगाह। लोथल गुजरात में खोजा गया एक अवशेषों में एक प्राचीन डॉकयार्ड मिला था। ठीक है, मतलब ये सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक है। कौन सा? लोथल का, इसलिए ये इतना फेमस है। ठीक है, कौन सा? तो सातवां था। अब 8वां प्रश्न, 8वें नंबर का प्रश्न, कालीबंगा किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो कृषि के प्रमाणों के लिए। यहाँ से हल चलाने के प्रमाण मिले और यहाँ से गेहूं के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को धार्मिक रूप से पूजते, तो वह है गाय। मुद्राओं और मूर्तियों में ये संकेत मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग गाय और बैल जैसे पालतू जानवरों को सम्मान देते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली पशु पुष्पमित्रा में किस देवता को दर्शाया गया है, तो कौन से देवता को? शिव देवता को दर्शाया गया है। पशुपति मुद्रा में एक व्यक्ति योगासन में बैठता हुआ दिखाई देता है। इसके चारों ओर जानवर है और इसे शिव के प्रारंभिक रूप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती और व्यापार में कुशल थे। वह गेहूं जो उगाते थे और व्यापार के लिए नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में घर की सामग्री से बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता में घर किस सामग्री से बने होते थे? सॉरी, हड़प्पा सभ्यता में घर की सामग्री से बने हुए होते थे कितने? पकी हुई ईंटों से। ठीक है, उनके घरों में पकी हुई ईंट इस्तेमाल होती थी, जो आज भी टिकाऊ साबित होती है। यह उनकी इंजीनियरिंग ज्ञान का उदाहरण है। मतलब इतनी पुरानी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का, है ना। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग अधिक होता था, वो है कांस्य। ठीक है, मिश्रण किसका मिश्रण होता है? हड़प्पा काल में इसे औजारों और मूर्ति बनाने में खूब उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस नारियों की
क्या विशेषता थी? हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी उनकी क्या विशेषता थी? तो उनकी विशेषता थी ढकी हुई और सुव्यवस्थित थी। मतलब जो वहाँ की नालियाँ होती थी ना, वो बहुत ही ऐसे, ये सड़क गई है, ये सड़क गई है, और ये सड़क गई है, और ये सड़क गई है। यहाँ उनके घर थे, यहाँ के नालियों से उनकी नालियाँ बनी हुई होती थी, नालियाँ जाली होती, और जो पूरी नालियाँ जो थी वो कवर होती। ठीक है, तो इतने मतलब ढंग से वहाँ का जो सब सिस्टम था वो बना हुआ था। चलो प्रश्न नंबर हमारा 15 है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कहाँ थी? लोथल में। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लोथल में मिला प्राचीन डॉकयार्ड ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार बहुत उन्नत था। नाचने वाली लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो वो कांसे से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो में मिली ये कांस्य मूर्ति हड़प्पा काल की कला और मूर्तियों की उत्कृष्ट मिसाल है, और इसकी मुद्रा आत्मविश्वास दर्शाती है। ठीक है, और ये भी दर्शाती है कि वहाँ मतलब नारी सम्मान कितना होता था, जब वहाँ नारियों की मूर्ति वगैरह बनाई जाती है, नारियों की पूजा की जाती है ना। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। हड़प्पा सभ्यता पेन के नीचे। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो वह थे पासे और ताश जैसे खेलों से। हड़प्पा काल में मनोरंजन के लिए खेल भी खेले जाते थे। खुदाई में मिले पासे, बोर्ड गेम्स आदि इस बात का प्रमाण मिलता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? भूमि में दफनाकर। इस काल के लोग मृतकों को दफनाते थे। कई जगह हड्डी और वस्तुएं साथ रखी जाती थी, जिसमें उनके धार्मिक विश्वास का पता चलता था। प्रश्न नंबर 19 है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वह कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। जब इंसान ने तांबे और टिन से कांस्य बनाना सीख लिया था तो औजारों के उपयोग करने लगे थे। प्रश्न नंबर 20 है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो था राखीगढ़ी। ठीक है, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना गया है। यहाँ खुदाई में कई नई जानकारियाँ मिली हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा। हड़प्पा सभ्यता में सील मोहरें किस चीज की बनी होती थी? तो वह किस चीज की? पाषाण पत्थर की। हड़प्पा की मोहरें खास तरह के पत्थर से बनी होती थी, जिसमें जानवरों की आकृतियाँ और कुछ लेख होते थे। ये व्यापार और पहचानने के लिए उपयोग होती थी। प्रश्न नंबर 22 है हमारा। हड़प्पा सभ्यता में आमतौर पर घरों की बनावट कैसी होती थी? तो ईंटों के और 2 मंजिलों की। मतलब इस सभ्यता में हमें 2 मंजिल तक के घर भी देखने को मिले हैं। ठीक है, उनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे और कई घर 2 मंजिल के भी थे। हर घर में कुएं, नालियाँ और बाथरूम होते थे। पेज नंबर 23 है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कपड़े का इस्तेमाल करते थे? तो वह कपास के कपड़े का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के लोग कपास के वस्त्र पहनते थे। भारत ही पहला देश है जहाँ कपास की खेती शुरू हुई थी। इस समय भारत ही एकमात्र ऐसा पहला देश था जहाँ कपास की खेती शुरू हुई थी। तो और जगहों की सभ्यताओं कहाँ इतनी अच्छी होंगी? हड़प्पा काल के लोग किस जानवर की पूजा करते थे जिसे पशुपति मुद्रा में दर्शाया गया है? तो वह सांड और अन्य जंगली जानवर थे। पशुपति मुद्रा, इसको पकड़ लो, स्क्रीन पता नहीं क्या होगा। पशुपति मुद्रा में एक योग मुद्रा में बैठा देखते हैं, जो एक बैठे देखता है, जिनके चारों ओर जानवर हैं। इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है। सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज के निर्यात में आगे थे? तो वह मोती, मनके, मोहर और कपड़ा। हड़प्पा में बेहतरीन मनके और मोहर मिलती थी, जिन्हें वह मेसोपोटामिया जैसे विदेशी क्षेत्रों में निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की कमी थी? तो लोहे की। ठीक है, इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए यहाँ कांस्य युग की सभ्यता कहलाती है। किस हड़प्पा स्थल में कपड़े
रंगने का प्रमाण मिला है तो वह है लोतल। लोतल में ऐसे अवशेष मिले हैं जो कपड़े रंगने की तकनीक का प्रमाण देते हैं। ये उनके फैशन और व्यापारिक कौशल को दिखाता है। ठीक है, तो इस नंबर अच्छा, ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सारे मेरे पर्सनल नोट्स से बने हुए हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल नोट या उनकी फ़ोटो चाहिए या आप चाहते हो कि मैं अपने जो भी कुछ इस लेक्चर वगैरह है वो जो अभी तो ना शुरुआती है मेरा, तो मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है पढ़ाने की, पर धीरे 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 आई होप मैं पढ़ा लूँगी। कि मैं क्या, मैंने बहुत जगह देखा है ना, बहुत पैसे खर्च कर देते हैं कोचिंगों में, कोई इतने ले रहा है कोई उतने ले रहा है। तो ना मैं भी जब अपने लेक्चर्स पढ़ाना शुरू करूँगी ना, तो मैं किसी मतलब इधर उधर पेड कोर्स कोई वो नहीं करने वाली। मैं सिर्फ अपना फिर यूट्यूब चैनल चलाऊँगी। सब पढ़ो, सब लिखो, सब आगे बढ़ो यार। मोहनजोदड़ो में कौन सा प्रसिद्ध स्नानघर मिला है? तो महान स्नानघर, ग्रेट बात है ना, ये इस टाइम का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, ग्रेट बात मिला है। मोहनजोदड़ो का महान स्नानगार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक जल संरचना है जो धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दूँ। मैं खुद एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अब तक 2 बार एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया है, जिसमें एक बार तो मैं मेंस तक पहुँच गई। जब मैं पहली बार मैंने दिया था, उसके बाद मैंने अभी दिया था तो मैं इंटरव्यू तक पहुँच गई, पर मैं इंटरव्यू से भी बाहर होके आ गई। कोई नहीं, अब इस टाइम देंगे 2025 का, इंशाल्लाह पास होंगे। चल, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो वह जल और कुछ जड़ी बूटियों का बना पेय पीते थे। हालांकि सीधी जानकारी नहीं है, लेकिन खुदाई में मिले बर्तन और बर्तनों की बनावट से पता चलता है कि वह जल और कुछ औषधीय पेय इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण क्या माना जाता है? तो वह भूकंप भी हो सकता है, विदेशी आक्रमण भी माना जाता है, और जलवायु परिवर्तन भी पाया जाता है। और इनमें से सभी वैसे जो मोस्टली ज़्यादा बताते हैं वो यही बताते हैं, बाढ़ का कुछ। तो इसका बाढ़ का तो कोई ऑप्शन है नहीं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। खैर, इसमें इन सभी का ऑप्शन है, मैं और देख के बता दूंगी। सिंधु सभ्यता का पतन कई कारणों से हुआ है। नदियों का मार्ग बदलना। अच्छा, आपको भी इसका आंसर मिले तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, नदियों का मार्ग बदलना, सूखा, विदेशी आक्रमण, है ना, नदियों का मार्ग बदलना, जिससे बाढ़ आ गई थी। सूखा, विदेशी आक्रमण और प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें शामिल है, जिसमें से हम काफ़ी लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी भी देखी होगी, उसमें भी यही बात बताई गई है कि बाढ़ आ गई थी। हड़प्पा सभ्यता में गेनरी अन्न भंडार कहाँ मिला है? तो वह मिला है हमें मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिला गैनी दर्शाता है कि वह लोग फसल संग्रहित करते थे। अब इतना बड़ा अन्नकार मिला है तो वहाँ अनाज रखने के लिए तो होगा। ये संगठित कृषि व्यवस्था का प्रमाण है। किस हड़प्पा स्थल में से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो हड़प्पा सभ्यता से पहले का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से पहले का स्थल है, वहाँ से कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। ये दुनिया की पहली कपास खेती मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो वह कैसा था? संगठित और समता पूर्वक। देखो, मैं भी ना आप लोगों को तो ना अभी स्टूडेंट हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत कोई कुछ गलती दिख जाए तो बता देना, क्योंकि अभी मैंने मेरी प्रिपरेशन शुरू हो गई, बट मैंने ना अपना इतना इफेक्ट डाल दिया इसमें कि मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया है कि कहाँ से क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या क्या गलतियाँ होती है। मैं इंटरव्यू तक पहुँच के वहाँ से बाहर आई हूँ, तो आप समझ ही सकते हो कि मुझे थोड़ी बहुत तो नॉलेज होएगी। तो अगर आप लोग ज़रा बहुत भी मेरे साथ अपना और मेरा बराबर हम चाहते हैं साथ में तैयारी करें, तो बस यही, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जितना भी मुझे अपने यूट्यूब पर देखने को मिलेगा मैं आगे अपना उतना ही इफेक्ट डालूँगी। फिर धीरे धीरे मैं भी अपनी क्लासेस वगैरह, जो लेक्चर है, जो नोट्स है, वो सब शेयर करूँगी आपके साथ। चलो ठीक है, कहाँ तक हो गया था?
एक बार क्वेश्चन नंबर 33 दोबारा कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? तो संगठित और समता मूलक था। यहाँ समाज बहुत ही व्यवस्थित और समानता प्रधान था। हर कोई नगर नियोजन और स्वच्छता का हिस्सा था। यहाँ गंदगी नहीं होती थी। हर कोई नगर नियोजन, नगर की सफाई पर ध्यान देता था। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो वह मुहरों का उपयोग था। ठीक है, मुहरों का उपयोग सामान की पहचान और व्यापारिक सौदे में होता था। इन पर जानवरों और लेखों की छवि होती थी। प्रश्न नंबर 35 बार हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग किससे आभूषण बनाते थे? वह क्या था? कांसा, पत्थर, मनके और शंख। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते थे। हाथों में चूड़ियां, गले में मोती, और ये सब मनकों और धातु से बने होते थे। पेज नंबर 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर कौन से जानवर प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं? तो कौन से? सांड, गैंडा, हाथी, बाघ, ये सभी जानवर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। इन जानवरों की छवि धार्मिक मान्यता या पहचान के प्रतीक हो सकती है, खासकर सांड जो शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 बाय, सिंधु सभ्यता की नालियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो ढकी हुई और सीधी सादी नालियां थी। आज के शहर को भी उनसे सीखना चाहिए। मतलब कितनी बड़ी बात है, आज हम इतना डेवलपमेंट कर लिया है, हम इतने आगे बढ़ गए, पर हम गंदगी, और इतनी गंदगी है यार, बस पूछो मत। ये तो ना आज के लोगों को भी, ये सब कुछ मेरी बातें हैं, मैंने ही अपने ऊपर लिखा है, नोट्स वगैरह बनाए हैं, और 2-2 लाइन का एक्सप्लेन भी मैंने करा है, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है, हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो काफ़ी ऐसी बातें होती है जो हम बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते, इसलिए मैंने सब लिख लिया, सब लिख के PDF बना ली। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रहे थे? ढकी हुई, और आज के शहरों, आज के आज के शहरों को भी उनसे सीखना चाहिए। उनकी नालियाँ ढकी हुई होती थी, स्वच्छ होती थी, और बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 38 बाय, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कौन सा? अच्छा, अपन जब BPSC के एग्जाम देते हैं ना, उसमें ये नहीं पे बड़ा फोकस करना पड़ता है। नहीं, जो नहीं ना कब हमारे नंबर कटवा देता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। लोहा बाद में वैदिक काल में आया था। ठीक है, कल का लेक्चर याद रखना। कल हमें क्या पढ़ना है? वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए 15 MCQs। चलो, प्रश्न नंबर 29 में हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घरों में किसका विशेष ध्यान रखते थे? तो स्वच्छता का और जल निकास का। हर घर में नाली और शौचालय थे, जो ये दिखाते हैं कि साफ सफाई के प्रति काफी जागरूकता थी, है ना। चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, आज आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 40 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का क्या हाल है? तो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर हम पढ़ ले लिपि तो काफ़ी कुछ ऐसा हमें जानकारियाँ मिल सकती हैं जो बहुत ही अलग हो, क्योंकि इस सभ्यता की ना बातें कुछ और थी। हड़प्पा की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हजारों मुहरें मिलने के बावजूद इनका अर्थ नहीं समझ पाए हैं। बड़े से बड़े यार नहीं समझ पा रहे हैं ज्ञानी, तो हम क्या कर, हम तो छोटे मोटे तुच्छ लोग हैं। चलो, पेज नंबर है 41 वाला, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को किस तरह दफनाते थे? तो वह किस तरह दफनाते थे? वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामानों के साथ दफनाते थे। एक तो हमने अभी एक ही MCQ से पढ़ा जिसमें क्या जमीन में गाड़ कर, और दूसरी तरीके से इस तरीके से भी, कैसे? वस्त्र, मिट्टी और बर्तन जो उनके जरूरी सामान थे उनके साथ उनको दफना दिया जाता था। मृतकों को वह सम्मान के साथ दफनाते थे। वही दफनाना उनके सामान के साथ, और कई जगह जला भी देते थे। और 1-2 जगह मैंने ऐसा ही पढ़ा है कि जो मतलब मर जाते थे तो उनको किसी जगह पे डाल देते, और फिर जो भी जानवर होते थे वो उन्हें आके खा जाया वगैरह करते। मैंने पढ़ा है ऐसा कहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से नोट्स में पढ़ा था, मैंने कहाँ पे पढ़ा था, या कोई PDF में पढ़ा था, और मैं देख के बताऊँगी आपको। आप भी बताना इस विषय में अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ हो, तो मेरी एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते रहो।
हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को किस तरह दफनाते थे? तो वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और अन्य सामानों के साथ दफना दिया करते थे। ठीक है, मृतकों को वह सम्मान के साथ दफनाते थे, साथ में मिट्टी के बर्तन, गहने वगैरह रखते थे, शायद अगले जीवन की तैयारी के रूप में। उन लोगों का भी मानना था कि अगला जीवन होता है। जैसे हिंदू सभ्यता में, आज की हिंदू सभ्यता से और उस टाइम की सभ्यता से देखा जाए तो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। प्रश्न नंबर 42 है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की एक समानता क्या थी? तो क्या थी? नगर नियोजन और सीधी सड़कों का होना। हर शहर एक खास योजना के तहत बना था। सड़कों की दिशा, घरों की जगह और जल निकास अब वैज्ञानिक ढंग से तय की गई थी सभी शहरों की। सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति का पता किस प्रकार चलता है? तो मूर्ति और आभूषणों से। ठीक है, मूर्ति और आभूषणों से मिलने वाली मूर्ति और गहने बताते हैं कि महिला न केवल सज धजा करती थी, बल्कि सामाजिक जीवन में भी उनकी काफी ऊंचा स्तर था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी थी? तो वह थी गेहूं और जौ। कौन सी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसल थी। वह अनाज उगाने में कुशल थे और उसे भंडार करके भी रखते थे, जैसे कि हमने मोहनजोदड़ो में एक अन्य विशाल अन्नागार देखा था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के प्रमुख नगर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों को दो भागों में बांटे सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में बटे होते थे, ऊपरी नगर दुर्ग और निचला नगर दुर्ग। नगरों को ऊपरी और निचले भागों में बांटा गया था। ऊपरी जो दुर्ग था उसमें प्रशासनिक भवन और निचले में आम लोग रहते थे। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है? तो वह है मोहनजोदड़ो। इसके साथ हड़प्पा भी है। मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान में है, पर यह भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 47 है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस काल में माना जाता है? तो वह 1900 से 1300 ईसा पूर्व में माना जाता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, है ना। 48वां क्वेश्चन है, किस स्थल में से अग्निकुंड और बलि वेदी मिली है? तो कहाँ से? कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा से अग्निकुंड और वेदियां मिली है। वही तो मैं कहूँ, ये बलि वेदियां मिली हैं, जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे। 49वां प्रश्न है, किस स्थल में राजा पुरोहित की मूर्तियां मिली हैं? तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली ये मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एक व्यक्ति के सिर पर चादर और राजसी मुद्राएं हैं, जिसे राजसी मुद्रा कहा गया है। मैं पता है सारी इमेजेस मेरे दिमाग में, जितना कुछ भी मैं बता रही हूँ सारे इनकी फोटोज मेरे दिमाग में, बस मैं यहाँ इमेज नहीं ला पाती यार, पर लाऊंगी एक ना एक दिन जल्दी कोशिश करूंगी मैं लाने की। तो आज का हमारा अपना लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे जल भराव रोकते थे? तो किससे? उन्नत जल निकास व्यवस्था से। उनकी जल निकास प्रणाली इतनी बेहतरीन थी कि भारी बारिश में भी पानी इकट्ठा नहीं होता था। ये आज भी मिसाल है, मतलब इतनी अच्छी सभ्यता जो हम आज बैठ के कई सालों पुरानी, कई लाखों साल पुरानी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। और वहाँ मतलब वहाँ का और फिर वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। वैदिक सभ्यता, ये जो सभ्यता ये हमें शहरी सभ्यता है, और जो वैदिक सभ्यता है वो हमें ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलेगी। तो ठीक है, आज का क्लास लेक्चर एंड करते हैं। काफ़ी टाइम लंबी वीडियो हो गई यार, 23 मिनट की हो गई। अब पता नहीं बच्चे देखते हैं क्या नहीं देखते, देखो तो आपका भला है, ना देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइक कर दिया करो यार आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। अच्छा एक स्माइल तो लेके जाओ, ये बाय बाय।